हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया उससे रिलेटेड 10 एमसीक्यू करेंगे। आप लोग हर सही क्वेश्चन पे +1 मार्क्स दीजिएगा और हर गलत क्वेश्चन पे -0.25। अगर आपका नंबर 7 से ज़्यादा आएगा तो समझिएगा आपका प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है। अगर 7 से कम है तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, तो जैसा कि हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, तो इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि फ्रेंड्स जब ब्रिटिश यहाँ आए थे तो यहाँ पे दो मेजर पावर हुआ करती थी। एक यूरोपियन पावर और दूसरा नेटिव पावर, जो यहाँ के लोकल रूलर हुआ करते थे, लोकल स्टेट। तो जो यूरोपियन पावर यहाँ पे ऑलरेडी थे ब्रिटिश से पहले, वो थे पोर्तुगीज, जो कि 1498 में आए थे। उसके बाद डच आए थे 1605 में। फिर इंग्लिश आए थे, ब्रिटिश आए थे 1608 में। उसके बाद डैनिश आए 1620 में। और उसके बाद फ्रेंच आए 1668 में, समझे। और जो नेटिव पावर, जो यहाँ के लोकल रूलर हुआ करते थे, लोकल पावरफुल स्टेट हुआ करते थे, वो बंगाल थे, मैसूर था, हैदराबाद के निज़ाम थे, फिर मराठा थे, फिर पंजाब था। ओके, तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो उनका मेन पर्पस जो था फ्रेंड्स, वो बिजनेस था, कॉमर्शियल पर्पस के लिए आए थे। लेकिन धीरे धीरे उनको फील हुआ कि यहाँ पे स्मूथ बिजनेस के लिए पॉलिटिकल कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो वो एक के बाद एक वार लड़ते गए, ट्रीटी करते गए। उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, समझे। जैसे यूरोपियन पावर को साइडलाइन किया, सबसे पहले पोर्तुगीज को किया बैटल ऑफ स्वाली के थ्रू, डच को बैटल ऑफ बेदारा, और डैनिश तो खुद सब कुछ बेच के ब्रिटिश को चले गए, और फ्रेंच को बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में। तो यूरोपियन पावर को एक छोटा छोटा एरिया में कन्फाइन कर दिए। फिर नेटिव पावर से लड़े, बंगाल से दो युद्ध लड़े, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर। बंगाल को कन्फाइन कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिर निजाम हैदराबाद को तो सब्सिडियरी एलाई ही बना लिया था। फिर अपना आता है मैसूर, उससे 4 युद्ध लड़े। 1799 में टीपू सुल्तान के डेथ के बाद उसको भी सब्सिडियरी एलाई बना लिया। फिर अपना मराठा 3 युद्ध लड़ा। और थर्ड जो वार था 1817 टू 1819, उसमें जो ट्रीटी ऑफ पूना था, उसके बाद पेशवाशिप को ख़त्म करके उसको भी सब्सिडियरी एलाई बना लिया। फिर पंजाब था, उससे 2 युद्ध लड़के उसको भी डायरेक्ट एनेक्स कर लिया डलहौजी। ओके, तो इस तरह नेटिव पावर भी ख़त्म हो गए। तो बेसिकली सारे पावर को हटा के फिर इतना बड़ा एम्पायर का जो फॉर्मेशन है वो ब्रिटिशर्स कर पाए। ओके, तो आइए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर विच बैटल द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। पूछा गया है किस युद्ध के बाद जो है कंपनी अपना रेसिडेंट इंडियन स्टेट में बैठाना शुरू करती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो है बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ओके, 1764 में लड़ी गई थी। तो अभी अभी बोले फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो बंगाल पर जो अपना पूरा पूरा डोमिनेंस लाई ब्रिटिशर्स, वो 2 युद्ध करके लाई, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर। पलासी 1757 में और बक्सर 1764 में। ओके, इसका जो बैकग्राउंड है फ्रेंड्स, वो है कि बंगाल में सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि उनका जो फाउंडर थे अलीवर्दी खान। उसके बाद नहीं, जो फाउंडर थे मुर्शिद कुली खान थे। उसके बाद अलीवर्दी खान आए थे। उसके बाद जो है सिराजुद्दौला आए थे। फिर मीर जाफ़र, फिर मीर काजिम, समझे। तो ये जो युद्ध हुआ था ना बैटल ऑफ पलासी, ये सिराजुद्दौला के समय हुआ था। हुआ क्या था बेसिकली कि ब्रिटिशर्स कोलकाता में किला बना रहे थे, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। सिराजुद्दौला मना करते हैं, वो लोग मानते नहीं हैं, बनाते हैं। वो अटैक कर देते हैं कोलकाता पे और खदेड़ देते हैं फुल्टा द्वीप तक। बे ऑफ बंगाल में एक द्वीप है फुल्टा, वहाँ तक। और कुछ ब्रिटिशर्स को एक रूम में ही कैद करके छोड़ देते हैं, जिससे दम घुटने से बहुत बहुत सारा ब्रिटिशर्स का मौत भी हो जाता है,
जिसको ब्लैक कोट ट्रेजेडी भी कहते हैं। तो उसका बदला लेने के लिए फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, एक साजिश रचा जाता है सिराजुद्दौला के खिलाफ। मीर जाफ़र को बोला जाता है, जो कमांडर इन चीफ थे सिराजुद्दौला आर्मी के, कि आपको नवाब बना दिया जाएगा, आप हमारा साथ दीजिए। साथ तो मीर जाफ़र जो है धोखेबाजी करते हैं अपने नवाब से, ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं। बैटल ऑफ प्लासी होता है, युद्ध बिना कोई मिलिट्री वार के साजिश के तहत ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। सिराजुद्दौला से अलीनगर का ट्रीटी होता है, जिससे फोर्टिफिकेशन का जो इजाज़त है वो मिल जाता है, क्वाइन को ढालने का इजाज़त मिल जाता है, टैक्स फ्री ट्रेड का इजाज़त मिल जाता है ब्रिटिशर्स को, समझे। उसके बाद मीर जाफ़र को पपेट किंग बना दिया जाता है, ब्रिटिशर्स को 24 परगना का एरिया दे दिया जाता है। पपेट किंग बन के जो मीर जाफ़र है वो 2 करोड़ का कंपनसेशन देते हैं वार का ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स का डिमांड जो है बढ़ते जाता है। मीर जाफ़र उतना देने में सक्षम नहीं हो पाते, इनकम्पिटेंट हो जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स उनको इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आप जो है डेनिस के साथ साजिश में हैं, और उनको रिप्लेस कर देते हैं मीर कासिम से। मीर कासिम भी उतना डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता है ब्रिटिशर्स के, उसको भी रिप्लेस कर देते हैं फिर मीर जाफ़र से। मीर कासिम फिर चला जाता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगने। शुजाउद्दौला जब मदद मांगने गया शुजाउद्दौला से, तो वहाँ पे मुगल एम्पेरर शाह आलम टू भी थे। फिर वो तीनों का कंबाइंड आर्मी ब्रिटिश से युद्ध करती है। उस समय हेक्टर मुनरो ब्रिटिश की तरफ से युद्ध कर रहे थे, और तीनों का कंबाइंड यूनाइटेड फोर्स जो थे तीनों का, वो भी हार जाता ब्रिटिशर्स से। उसी को बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं 1764 में। और ये रियल मिलिट्री वार था, जिसमें ब्रिटिशर्स जो है अपना डोमिनेंस दिखाती है, मिलिट्री वार करती है और जीतती है। और इस युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है फ्रेंड्स, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी राइट मिल जाता है, किसको, ब्रिटिशर्स को। ओके, तो इस तरीक़ा से जो है बंगाल पे अब उसी में बैटल ऑफ बक्सर, जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है ना, उसी में डुअल सिस्टम, द्वैत शासन शुरू हो जाता है, और जो है ब्रिटिश रेसिडेंट बैठना शुरू कर देती है इंडियन स्टेट में, और उनको रेवेन्यू का काम दे दिया जाता है। नवाब जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है बिना पैसे के, समझ रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो ये पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन करते रहिए, हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका, और नोट करके रखिएगा, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा एग्जाम में। ये हर लाइन जो है ना एक क्वेश्चन है एग्जाम में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल फॉर्म द ट्रिपल अलायंस अगेंस्ट द टीपू सुल्तान। फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान मैसूर से रिलेटेड है। ओके, मैसूर से 4 युद्ध लड़ती है ब्रिटिशर्स। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जब होता है, उस समय 1799 में टीपू सुल्तान का डेथ होता है। सबसे पहला एंग्लो मैसूर वार हैदर अली लड़ता है, जो इनके पिता थे, और वो ब्रिटिशर्स को हराते हैं। सेकंड जो एंग्लो मैसूर वार होता है ना फ्रेंड्स, उसमें हैदर अली जो होते हैं उनका डेथ हो जाता, समझे। थर्ड जो एंग्लो मैसूर वार होता है, उसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं। किससे हार जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड और ये जो क्वेश्चन है वही थर्ड एंग्लो मैसूर वार का बात हो रहा है यहाँ पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है एक अलायंस बना लेते हैं निज़ाम के साथ, हैदराबाद के और मराठा के साथ। फ्रेंड्स, निज़ाम को भी डर था, क्योंकि मैसूर पावरफुल स्टेट था। निज़ाम को भी डर था कहीं वो हमारे टेरिटरी को न कैप्चर कर ले, मराठा को भी डर था। तो वो दोनों ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं फ्रेंड्स, और इस तरीके से कॉर्नवालिस जो है अलायंस बना के टीपू पे अटैक करते हैं, उनको हराते हैं, समझे। एक ट्रीटी साइन होती है सेरिंगपट्टनम का, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है ना फ्रेंड्स, उसमें जो ट्रीटी साइन होती है मद्रास का ट्रीटी होता है, लेकिन चिट्ठा हैदर अली है। सेकेंड जो साइन होता है ना फ्रेंड्स, वो मैंगलोर का होता है, जिसमें हैदर अली का डेथ हो जाता है। थर्ड सेरिंगपट्टनम का होता है, जिसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं, क्योंकि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस अलायंस के साथ लड़ रहा था, जिसमें इनका साथ मराठा और हैदराबाद भी
दे रहे थे। उसके बाद फोर्थ में तो टीपू सुल्तान का डेथ ही हो जाता है, और जब डेथ होता है ना तो उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं, जो युद्ध लड़ रहे होते हैं टीपू सुल्तान से, वो वेलेस्ली होते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली कौन है? 1798 से 1805 तक वो यहाँ रहे थे। और जो सबसे जो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है सब्सिडियरी अलायंस, उसका जो करता धरता थे ना, वो लॉर्ड वेलेस्ली ही थे, समझे, जो इंडिया में उसको लेके आए थे, समझे। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देख लीजिएगा, ओके। और ये एक टेबल है जिसमें दिया गया है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब से कब हुआ था, और कौन जीता था, कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था, ओके, और कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस समय। इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कहाँ से आएगा और क्वेश्चन। आप पिछला सारा पेपर उठा के देख लीजिए, आपको दिखेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। फ्रेंड्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में पूछा गया है। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट था, जैसे सब्सिडियरी एलाई बनाते थे। सब्सिडियरी एलाई में क्या होता था फ्रेंड्स? होता क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे अपना आर्मी रखते थे, पहले बोलते थे कि उनका जो नेटिव आर्मी है उसको हटाएं, उसको हटवा देते थे, फिर अपना आर्मी दे देते थे, और ब्रिटिशर्स आर्मी उनके पैसे पे वहाँ रहती थी। फिर उसको बोलते थे आप, सबसे पहले तो मिलिट्री पावर स्टेट का ख़त्म करवा देते थे, फिर फॉरेन पॉलिसी जो होता था, जो डिप्लोमेसी का काम है, उसको ख़त्म करवा देते, बोलते थे कि आप फॉरेन कोई टॉक ही नहीं करेंगे, कोई बात ही नहीं करेंगे, वो हम लोग देख लेंगे, समझे। तो कोई भी स्टेट के पास अगर अपना मिलिट्री नहीं है, अपना फॉरेन पॉलिसी नहीं है, तो वो रिपब्लिक कहाँ हुई फ्रेंड्स। तो ये जो इसी को सब्सिडियरी एलाई बोलते हैं। और बोला जाता था जो भी ब्रिटिशर्स का एनिमी है उसको आप लोग नौकरी भी नहीं दे सकते अपने यहाँ, समझे। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जब डेलाउजी आया था ना, तो वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन के व्यू से आया था। तो उस समय क्या हो रहा था ना कि वो डायरेक्ट स्टेट को सब्सिडियरी एलाई नहीं बना रहा था, एनेक्स कर ले रहा था, अपने ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर ले रहा था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में अगर कोई भी किंग किसी को अपने बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ है ना, तो उसको लीगल हायर नहीं मानते थे, लीगल उत्तराधिकारी नहीं मान रहे थे, और डायरेक्ट स्टेट को एनेक्स कर लिया जा रहा था। झांसी को भी एनेक्स कर लिया गया था, जिसे रानी जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, तो झांसी की रानी जो लड़ रही थी, क्योंकि उनका स्टेट जो है झांसी एनेक्स हो गया था, समझे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर डी है, जो इट डी रिकॉग्नाइज द एडॉप्टेड सन ऑफ डिसीज प्रिंसेस एज लीगल हायर। मतलब जो प्रिंस, जो किंग मर जाता था, जो अगर उसका बेटा अडॉप्टेड होता था ना, तो उसको लीगल हायर ही नहीं, लीगल उत्तराधिकारी ही नहीं मानते थे ये लोग, और डायरेक्ट स्टेट को एनेक्स कर ले रहे थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैचिंग का है, मैचिंग का आपको मैच करना है। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार को जो कंक्लूड किया गया था वो ट्रीटी ऑफ बेसिन के थ्रू किया गया था। सेकेंड एंग्लो मराठा वार को ट्रीटी ऑफ सालवाई के थ्रू किया गया था, और थर्ड एंग्लो मराठा वार को ट्रीटी ऑफ पूना के तहत किया गया था। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज करके हम डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे। इसका जो करेक्ट आंसर है ना फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर 3 है। ये उल्टा लिखा गया है। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है ना, वो ट्रीटी ऑफ सालवाई के थ्रू कंक्लूड हुआ था, और सेकेंड एंग्लो मराठा वार ट्रीटी ऑफ बेसिन के थ्रू, और थर्ड एंग्लो मराठा वार ट्रीटी ऑफ पूना के थ्रू, समझे। काफ़ी लंबा स्टोरी है इसका, और क्या बोलते हैं उसको, इससे क्वेश्चन जो है मराठा एम्पायर से फॉर्म होता है। ये कुछ स्लाइड्स था जिसमें पिक्टोरियल डायग्राम दिखा के हम, आप उसको देख के समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा आपको। वैसे हम किसी लेक्चर में इसको पूरा पूरा लेंगे, मराठा एम्पायर को, काफ़ी लंबा लेक्चर है, हाफ एन आवर का होगा, तब हम उसको कंक्लूड करेंगे, समझे। विच बैटल इस्टेब्लिश द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अभी अभी देखे थे ना कि पूछा गया है कि कौन सा बैटल जो है पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जो है ब्रिटिश
ब्रिटिश रूल का इस्टेब्लिश करती है इंडिया में? कौन सा लड़ाई जो है वो ब्रिटिश रूल के पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश की है इंडिया में? तो जो अभी पढ़ रहे थे, बैटल ऑफ प्लासी 1757, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, समझे? इसी के थ्रू वो सिराजुद्दौला को हराती है और यहाँ पे 24 परगना का इनको अधिकार मिल जाता है। फिर बैटल ऑफ बक्सर होता, ओके। तो जो बैटल है यहाँ पे वो कौन है? बैटल ऑफ प्लासी 1757 का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस? तो अभी हम डिस्कस किए थे सब्सिडियरी अलायंस के बारे में फ्रेंड्स, तो उसी को बस देखना है। जैसे ऑप्शन ए है टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, तो अभी बोले थे ना कि स्टेट के पैसे से ही ब्रिटिश आर्मी रहती थी वहाँ, ओके। सेकेंड है सब्सिडियरी अलायंस इन इंडिया वाज प्लान्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, वो ये भी डिस्कस किए हैं, लॉर्ड वेलेस्ली ही इंडिया में लेके आया था सब्सिडियरी अलायंस को, ओके। अवध वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंटर इनटू द वेल फ्रेम्ड सब्सिडियरी अलायंस, फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट गलत है। हैदराबाद के निजाम जो थे वो फर्स्ट स्टेट था जो कि सब्सिडियरी अलायंस में सबसे पहले इंटर हुआ था, ओके। और ऑप्शन नंबर डी है टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश पारामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट। हाँ ये तो है, अगर आप किसी का मिलिट्री पावर ले रहे हैं, डिप्लोमेसी ले रहे हैं, तो अपना वर्चस्व तो बना ही रहे हैं ना। ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो अप्लाई नहीं होता वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे अवध नहीं होगा, हैदराबाद के निजाम होंगे, हैदराबाद होगा, ओके। देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन डलहौजी एनेक्स्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन ब्रिटिश एम्पायर? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है कि माल एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिस बना के किस स्टेट को एनेक्स कर लिया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया ना, सतारा, झांसी, नागपुर, इसमें तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का बहाना करके एनेक्स कर लिया गया। ये अवध को जो है वो माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे एनेक्स कर लिया गया था, समझे? जबकि अवध पहले से मतलब सब प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करता था। फिर भी क्योंकि जो डलहौजी था उसका तो विजन क्लियर था, पॉलिटिकल एक्सपेंशन, डायरेक्ट एनेक्स करो, समझे? तो फ्रेंड्स जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जिसको डलहौजी ने एनेक्स किया था उसका क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से। सतारा को 1848 में फर्स्ट स्टेट था जिसको एनेक्स किया था। फिर जैतपुर और संबलपुर दोनों को 1849 में किया था। फिर भगत को 1850 में, फिर उदयपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है उसको 1852 में, फिर झांसी को, फिर नागपुर को, समझे? तो क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फर्स्ट कार्नेटिक वार कम टू एंड विथ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रीटीज? जो फर्स्ट कार्नाटिक वार था ना वो किस ट्रीटी के तहत कंक्लूड हुआ था? तो कार्नाटिक वार किस किस के बीच में? एंग्लो फ्रेंच, मीन्स ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था, और वो ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल के तहत जो है वो कंक्लूड हुआ था, समझे? तो फ्रेंड्स बेसिकली 3 वार हुई थी, यहाँ पे दिया गया है टेबल में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर्नाटिक वार, टाइमलाइन भी याद रखिएगा 46 to 48। और जो फर्स्ट कर्नाटिक वार था उसमें जो है किसका कंक्लूड हुआ था? एक्स-ला-चैपल से। और ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन जो यूरोप में है वो कंक्लूड हुआ था, ख़त्म हुआ था। और कर्नाटिक वार जो है इंडिया में जो हो रहा था फर्स्ट, वो ख़त्म हुआ था किसके थ्रू? ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल के थ्रू 1748 में, समझे? सेकेंड कर्नाटिक वार जो है 1749 से 54 के बीच में लड़ा गया था। इसमें क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटिश का जीत होता है और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है। और थर्ड में जो ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, इसमें फ्रेंच हार जाते हैं। और ये 7 ईयर वार था, यूरोप में 7 ईयर वार चल रहा था 1756 से 63, 7 साल का
वार चल रहा था यूरोप में, और इंडिया में जो है 1758 टू 63 तक थर्ड कर्नेटिक वार चला, और 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास के थ्रू फ्रेंच हार जाते हैं इंडिया में, समझे। और फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है वहाँ यूरोप में, तब जाके जो है यहाँ जितना भी फ्रेंच पोजेशन था वो ब्रिटिश के अंडर आ जाती है, और फ्रेंच को एक छोटे से एरिया में कन्फाइन कर दिया जाता है, समझे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश डिवाइडेड द रीजन इन इंडिया इनटू प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास कॉल्ड। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उसको प्रेसिडेंसी बोलते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। ओके, प्रोविंसेस को ये लोग जो है जो रीजन्स को डिवाइड किए थे वो किस में, प्रेसिडेंसी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंग्लिश ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया। तो अभी डिस्कस किए थे फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड डेलाउजी जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब से उसको रिलेट कर सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, टीपू थर्ड एंग्लो मैसूर वार, टीपू को डिफीट किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को आप इससे भी याद रख सकते हैं, जो थाना दरोगा अभी आप लोग सुनते हैं आईपीसी सीआरपीसी, ये इन्हीं का देन है, इन्हीं के समय यही फ्रेम करवाए थे एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाने के लिए, समझे। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंक्लूड होता है, आगे भी चलते रहेंगे, देखते रहेंगे। एक और यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करना है कि फ्रेंड्स ये जो वार है ना, कार्नेटिक वार, इसको आप लोग एक बार अच्छे से समझिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन फॉर्म होता है। जो फर्स्ट कर्नेटिक वार था वो सक्सेशन वार था ऑस्ट्रिया का मुद्दा इंडिया में उठ रहा था। ऑस्ट्रिया में एक रानी जो है गद्दी पे बैठ गई थी, और उसके चक्कर में फ्रेंच और इंग्लिश वहाँ झगड़ रहे थे, समझे। एक सपोर्ट कर रहा था, एक अगेंस्ट कर रहा था, और इंडिया में भी जो है अपना युद्ध चल रहा था, समझे। इंडिया में डुप्ले मोर्स मतलब डुप्ले फ्रेंच की तरफ से और मोर्स लड़ रहे थे। बैटल ऑफ आडियार हुआ था, जिसको बैटल ऑफ सेंट थोम भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, एक युद्ध और हुआ था कैप्टन पैराडाइज जो फ्रेंच की तरफ से थे, और कर्नाटका में के जो किंग थे अनवरुद्दीन, उनके बीच में। ये सब फर्स्ट कार्नेटिक वार के तहत ही हो रहा है फ्रेंड्स। सेकेंड कार्नेटिक वार जो है वो ऑन द इशू ऑफ कंट्रोवर्शियल हायर्स ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटका और हैदराबाद में अपने चॉइस का उत्तराधिकारी बनवाने के लिए ये फ्रेंच और इंग्लिश लड़ पड़े थे। हैदराबाद में ब्रिटिश जो है वो नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे, फ्रांस जो है मुजफ्फर जंग को कर रहे थे। कर्नाटका में ब्रिटिश जो है अनवरुद्दीन को कर रहे थे, फ्रांस में चंदा साहब को कर रहे थे, फ्रांस जो है चंदा साहब को कर रहे थे कर्नाटका में उत्तराधिकारी के लिए। थर्ड कर्नाटिक वार जो फ्रेंड्स बोले हैं कि 7 ईयर वार यूरोप में चल रहा था 1756 से 63 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, तब जाके जो है यहाँ पे, तब तक तो यहाँ 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास करके फ्रेंच को हरा दिया जाता, उसको एक छोटा सा एरिया में कन्फाइन कर दिया जाता, सारा पोसेशन जो फ्रेंच का था ब्रिटिश अपने अंदर कर लेती है, समझे। तो इसको एक बार देखिएगा फ्रेंड्स, आगे जो है क्वेश्चन आएगा इस पर और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, समझे फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू।